हेलो नमस्कार आदाब जोहार साथियों। ये वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें पूरे झारखंड के वासियों को, खास करके युवाओं को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, ताकि अपना शिक्षा, अधिकार, रोजगार के बारे में जो है वो सोच कर ही जो है वो अपने आने वाले विधानसभा चुनाव 20 तारीख को जो है वो वोट कर सके। इस वीडियो में जो है आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि युवाओं का जो पहली पसंद है वो जयराम महतो है। तो इसके पीछे क्या वजह है कि सच में जो है जयराम महतो ने युवाओं के हित की बात किया है इसलिए पसंद है, या युवाओं को जो है वो बरगलाने का काम किया है, युवाओं को जो है यहाँ पे बहकाने का काम कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेरोजगार युवा। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि 2019 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन और जेएमएम की पार्टी ने दोनों मिलकर जो है एक घोषणा पत्र जारी किया था। उसमें से उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार आते हैं तो बीते 2 साल के अंदर, बीते 2 साल मतलब समझते हैं, मतलब जैसे सरकार बनेगी वैसे 2 साल के अंदर जो है 5 लाख युवाओं को जो है रोजगार देंगे। लेकिन 5 साल हो चुका है, लेकिन 5000 भी वैकेंसी नहीं दे पाई है। और एक सीजीएल का जो एग्जाम हुआ, जेएसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ, दोनों बार जो है वो अनफेयर तरीके से हुआ और 30 और 35 लाख में भी बेचने का जो है वो खबर सुनाई दिया। हाँ, जो भी है पता नहीं है, लेकिन इस सारे जो है रवैया से सरकार से युवा जो है काफी नाराज है, हताश है और बेबस है। और इसमें जो है हम लोग कह सकते हैं कि इसीलिए जितने सारे युवा है वो जयराम महतो को जो है एक जो है वो क्या हो गया, पहली पसंद बन गया है। क्यों? क्योंकि इन युवाओं का जो आवाज है उसका मुखर रूप से, निडर रूप से आवाज किसने उठाया? तो जयराम महतो ने उठाया, इसीलिए जो है वो पहली पसंद बन गया है। तो मैं एक हल्का सा जो है वो बता देना चाहते हैं कि छात्र का स्थिति क्या होता है। बोलेंगे सर जितने सारे छात्र पढ़ते हैं, चाहे हजारीबाग में हो, रांची में हो, धनबाद में हो, बोकारो में है, उन छात्र का स्थिति या तो वो पुअर होते हैं या मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। याद रखेंगे बाबू कि खाना खाने का जो है वो 3 टाइम होता है, लेकिन जितने सारे स्टूडेंट होते हैं वो 24 घंटा में मात्र 2 ही टाइम खाना खाते हैं, एक दोपहर का और एक रात में खाते हैं, याद रखना। और दूसरा कंडीशन, बोलेंगे सर घर से उसको माँ क्या करती है, उसके पिताजी क्या करते हैं, भर भर के जो है उसको चावल, दाल, सब्जियां देते हैं, ताकि मेरा बेटा जो है वो भूखे ना रहे और खा पी के जो है वो पढ़ेंगे और हमारा घर का जो है वो क्या करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे, थोड़ा सा जो है वो गरीबी से निकाल पाएंगे, छोटा मोटा कोई जॉब मिल जाएगा ताकि हमारी बेटी की शादी हो जाएगी और बेटा का भी शादी हो जाएगा। लेकिन होता है जस्ट इसका उल्टा। अब देखेंगे कि सर ये तो समस्याएं होती है छात्र के साथ, लेकिन इसका बुरा प्रभाव कहां पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, अगर यही रवैया रहा किन का, स्टूडेंटों का, तो मैं बोलूंगा कि भविष्य में इसका काफी गंभीर जो है वो प्रभाव पड़ेगा। आइए एक जो है एग्जांपल से समझाते हैं। मैं कह सकता हूं कि ह्यूमन जो होते हैं यानी कि जो पीपल जो होते हैं वो 3 एज के कैटेगरी में बांटेंगे। पहला कि 0 से 14 ईयर के बीच में बांटेंगे, एक जो है वो 15 और 62 ईयर वाले एज को एक साथ रखेंगे और 63 एंड इससे ऊपर वाले यानी अबव वाले एज को एक साथ रखेंगे। बोलेंगे सर 0 से 14 ईयर के बीच को कहते हैं लर्निंग पीरियड। क्या कहते हैं? लर्निंग पीरियड कहते हैं, या स्किल डेवलपमेंट पीरियड कहा जाता है। फिर बोलेंगे सर 15 से 62 वाले एज पीरियड को क्या कहते हैं? वर्किंग पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्किंग पीरियड, मतलब काम करने वाला जो है एज कहा जाता है। और 63 से ऊपर वाले एज को कहते हैं रेस्ट या फिर ओल्ड पीरियड कहा जाता है। इन 3 पीरियड को समझिए आप कि सर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है। कौन? ये है। फिर बताना चाहते हैं कि सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट है वो वर्किंग पीरियड है। यही एक ऐसा पीरियड है जो किसी भी राष्ट्र, किसी भी देश, किसी भी राज्य का जो है वो कल्याण होता है, डेवलपमेंट होता है, क्योंकि काम कौन कर रहा है? इस वाले एज वाले काम कर रहे हैं। लेकिन ये वाले जो एज होते हैं वो किस पे डिपेंड होता है? ये लर्निंग वाले पीरियड में बच्चे अगर पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे, स्किल को डेवलप करेंगे तो ही ना यहाँ पे बढ़िया से काम कर पाएंगे। तो अगर इस वाले एज में अगर युवा हताश होगा, निराश होगा, बेबस होगा, अत्याचार होगा उसके साथ में, तो आए दिन इस वाले एज जो बच्चे होते हैं वो इन भैया का स्थिति को देख के ये क्या करेगा? ये भी पढ़ना लिखना छोड़ देगा, क्योंकि भैया को समाज, फैमिली, पड़ोसी, रिश्तेदार स्थिति सब जो है वो क्या है? गंभीर है। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, तो इन लोग क्या करेगा? वो पलायन कर जाएंगे और चल जाएंगे मुंबई, चल जाएंगे दिल्ली, कोलकाता और अलग अलग शहरों में कमाने के लिए क्या होगा? बाध्य हो जाएंगे। और क्या काम करेगा? वो करेगा कौन? दुआड़ी कहते हैं, है ना, लेबर काम करते हैं, होटल में काम करते हैं और किसी कारखाना में काम करेंगे। और इस प्रकार से हमारा राज्य का जो स्थिति होगा, ह्यूमन
ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं, यानी वर्किंग पीरियड जो होगा वो खराब हो जाएगा और हमारा राज्य जो है वो धीरे धीरे कोलैप्स कर जाएंगे और इतने खनिज संपदा होने के बावजूद भी हमारा देश जो है, राज्य जो है वो पीछे चला जाएगा। आइए अब बारी है दूसरा पॉइंट, जिसका नाम है खनिज संपदा का संरक्षण करना। तो संरक्षण बाद में करेंगे, पहले देखेंगे इसका हनन कैसे हो रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे भारत में अगर खनिज संपदा की बात करते हैं तो जितने सारे स्टेट है उसको एक तरफ रखेंगे और अकेले झारखंड जो है वो 40% जो है खनिज संपदा यहाँ के मिट्टी में है ना। लेकिन बात करते हैं केवल और केवल कोयला, तो 60% अकेले जो है पूरे भारत का कोयला जो है वो झारखंड में अवेलेबल है। तो इतनी सारी जो है वो खनिज संपदा होने के बावजूद भी हमारा राज्य जो है क्या है, लगातार गरीब है, बेरोजगार है, युवा जो है परेशान है और पलायन कर रहे हैं। क्या कारण है, आइए समझते हैं। सबसे पहले बोलेंगे खनिज संपदा का हनन होना। क्या हनन होना? हमारे राज्य में खनिज संपदा निकलते हैं और ये जो खनिज है वो किसी दूसरे बाहरी राज्य में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है और वहां पे ट्रांसपोर्ट करके वहां पे उद्योग को लगाते हैं, वहां इंडस्ट्री को क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, जिसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है बेरोजगारी। क्योंकि हमारे राज्य में इतना खनिज संपदा होने के बावजूद भी अगर इंडस्ट्री नहीं रहेगा, उद्योग नहीं रहेगा तो बेरोजगार भी, तो यहाँ पे रोजगार तो क्रिएट नहीं होगा। अगर रोजगार क्रिएट नहीं होगा तो यहाँ पे बेरोजगारी जो है वो पनपेगी और बेरोजगारी अगर पनपती है तो लास्ट ऑप्शन क्या बचता है, युवाओं का पलायन कर जाना। पलायन कहाँ पे? मुंबई, दिल्ली, गुजरात, इस प्रकार से बड़ा बड़ा नगरों में जो है, महानगरों में जो है वो पलायन कर जाते हैं। यही कारण है। तो कहीं ना कहीं अगर एक समस्या को रोक दिया जाए, कौन सा समस्या? खनिज संपदा का जो हनन होता है, खनिज संपदा का जो हनन होता है, अगर उसको रोक दिया जाए तो बाकी जो है ये अपने आप जो है वो हो जाएंगे। बोलेंगे सर अगर खनिज संपदा का हनन नहीं होगा, हमारे राज्य में ही उस खनिज का इस्तेमाल करेंगे तो इंडस्ट्री लगेगा, इंडस्ट्री आएगा तो बोलेंगे सर यहाँ पे रोजगार होगा, रोजगार होगा तो क्या होगा, लोग पलायन नहीं करेंगे। तो ये एक सॉल्यूशन है। फिर बात करते हैं सर ये जो आवाज है किसने उठाया? बोलेंगे सर बहुत सारा 25 सालों में हमने देखा झारखंड के पार्टियों को, बीजेपी को देखा, जेएमएम को देखा, जेबीएम को देखा, सबको देखा, लेकिन कोई भी ऐसा पार्टी नहीं है, कोई भी ऐसा सरकार नहीं है जो इस मुद्दे को जो है मुखर रूप से निडर होकर जो है बात को उठाया जाए। केवल जो है एक जयराम महतो की ऐसे पार्टी थे जिन्होंने क्या किया, निडर होके लड़े और इसकी आवाज जो है उठाया। इसीलिए पढ़े लिखे युवा जो है इसको भर भर के प्यार किया। ये जो है एक दूसरा कारण है जो युवा जो है इसको पसंद करते हैं। ठीक है। फिर बोलेंगे सर अगर बहुत लोगों का ये कहना है कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता ये बड़ा नगर है सर, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल पुराना जो है ये शहर है, वहाँ पे व्यापार, वहाँ पे इंडस्ट्री पहले से फैला हुआ था, तो ये झारखंड कैसे ये जो है डेवलपमेंट हो जाएगा? मैं बोलना चाहता हूँ एक उदाहरण से। आपका गल्फ कंट्री, दुबई हो, कतर हो, सऊदी हो, इस प्रकार के जितने सारे जो देश या सिटी है वो क्या था, आज से 20 से 30 साल पहले ये बंजर था, रेगिस्तान था, डिजर्ट था और सारे के वहां के लोकल नागरिक क्या थे, मछुआरे थे। लेकिन जैसे उसको खनिज संपदा यानी कि पेट्रोलियम का पता चला, उन्होंने क्या किया, उस खनिज संपदा को, पेट्रोलियम को यूटिलाइज किया, इस्तेमाल किया अपने देश, अपने राज्य, अपने सिटी के हित में। और आज देखिए पूरी दुनिया में जो है एक आइकॉनिक हब बन गया है टूरिस्ट सिस्टम का। तो हमारा झारखंड भी ऐसे हो सकते हैं, हमारे पास खनिज संपदा है, हम लोग अचानक जो है वो डेवलप कर सकते हैं। आइए थर्ड पॉइंट और सबसे अंतिम पॉइंट, कृषि पद्धति को जो है हम लोग समझते हैं। सरकार जो है वो दो तरीके से जो है वो कृषि यानी कि किसान के हित में काम कर सकती है। एक है आपका लॉलीपॉप देके और दूसरा जो है आपका किसान के हित में काम करना, यानी कि उसके डेवलपमेंट, उसके उत्थान के लिए काम करना। तो सरकार क्या करती है, इस ऑप्शन को चूज करती है, जैसे कि किसान का कर्ज माफ कर देना, दूसरा क्या है बिजली बिल माफ करना और तीसरा क्या है राशन जो है उसको लगातार देते रहना। जो कि ये जो काम है ये किसान के हित में होना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन हम सरकार से कहते हैं कि चुनाव के लास्ट में, आखिरी साल में वो ऐसा क्यों करते हैं? माफ करना है तो प्रत्येक साल करें और वैसे किसान को माफ करें जो जेन्युइन जो है वो नुकसान में है, राइट। और दूसरा तरीका है वो उत्थान, यानी कि किसान को सच में उसको जो है वो डेवलप करना, उसके उत्थान करना, विकसित करना, विकास करना। कैसे कर सकते हैं किसान को विकास? बोलेंगे सर एक खेती, कृषि करने के लिए जिन जिन पहलुओं को, जिन जिन पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मिट्टी की जो है जांच करना, ये सबसे जो है मेन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या, सिंचाई प्रबंधन, जैसे कि नल, चापाकल, पोखर, कुआं, इस प्रकार से। बीज की गुणवत्ता, कोई भी कृषि करता है तो उसके पहले कृषि जो है वो क्या करते हैं, किसान बीज का जो है वो गुणवत्ता चेक कर ले, है ना। तीसरा चौथा क्या है, सिंचाई तकनीक, यानी कि नए नए टेक्नोलॉजी से जो है वो सिंचाई करना। उर्वरक मतलब कौन कौन सा खाद जो है बेहतर होगा उसके लिए। कीटनाशक, है ना, यानी कि इसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग खेती करते हैं तो बहुत सारा जो है वो कीट पतंग जो है वो खेती को जो है वो क्या करते हैं, नुकसान। तो एक ऐसा केमिकल जो कीट पतंग को जो है मारता है या आने से रोकता है, वो कीटनाशक हो गया। और एक होते हैं खरपतवार, यानी कि आप कोई भी खेती करते
देते हैं तो खेती के साथ साथ जो अदर अनवांटेड प्लांट जो ग्रो होते हैं, जैसे कि घास फूस जो तैयार होते हैं उसको मारने के लिए खरपतवार जो है एक आता है केमिकल, उसका इस्तेमाल करने के लिए। और सबसे लास्ट जो है एमएसपी, यानी कि किसान जितना लागत लग रहा है उससे मुनाफा नहीं मिल रहा है, यानी कि जितना लागत है उतना ही जो है उसको क्या हो रहा है, मुनाफा मिल रहा है, उससे ज्यादा मिलना चाहिए, तब ना किसान जो है एक ईमानदारी और तरीके से जो है वो काम कर सके। तो बोलेंगे ये जितने सारे पॉइंट है, ये सारे पॉइंट का जो है वो काम कौन करेगा? बोलेंगे जब वो पंचायत स्तरीय जो है कृषि विभाग रहेगा, लोकल में रहेगा तो किसान को मिट्टी जांच करना तो तुरंत चल जाएंगे विभाग, अगर कोई सिंचाई प्रबंधन में दिक्कत है तो तुरंत विभाग चल जाएंगे क्योंकि नजदीक में है। फिर बोलेंगे सर बीज का गुणवत्ता चेक करना है तो बगल में क्या है, पंचायत में आपका क्या है, ये इस प्रकार से कृषि विभाग है। यानी कि कुल मिला के अगर किसानों के हित में अगर सरकार को काम करना है तो इन सभी पहलुओं पे जो है उसे ध्यान देना चाहिए ताकि किसान जो है वो बेहतर रूप से खेती कर सके। बात करते हैं क्या लोन माफ नहीं करना चाहिए किसानों को, क्या बिजली माफ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन ये किसान के हित में होना चाहिए, ना कि आपका लॉलीपॉप होना चाहिए। आखिरी साल में आप माफ करते हैं, इससे नुकसान हो जाता है। किसान का कर्ज माफ करिए, आप देख लीजिए कि कौन सा खेती में नुकसान हुआ है और उस हिसाब से जो है वहां पे माफ कर देना चाहिए। बिजली बिल माफ करना चाहिए, देख लीजिए कि कौन जो है वो कृषि बिजली कनेक्शन लिया उन्हीं का माफ कीजिए, सबका नहीं कीजिए, या फिर जो बहुत गरीब है उनका माफ कीजिए। राशन दीजिए उन्हीं को दीजिए जो लेने में सक्षम है, जैसे कि हर एक गाँव में अगर देखा जाए तो 2 से 3 ही ऐसा व्यक्ति है जो सच में जो है राशन लेने के लायक है, लेकिन होता क्या है कि गांव में 2-3 छोड़ के बाकी सब लोग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है इस को क्या कर रहा है, लॉलीपॉप दे रहे हैं, और यही जो है कारण है कि सरकार जो है इस प्रकार के लॉलीपॉप देती है और इस प्रकार से काम नहीं करती है। तो अंतिम जो है हम यही कहना चाहते हैं कि युवाओं का जो पसंद जयराम मातो क्यों है, इसके पीछे यही 3 पॉइंट है कि कहीं ना कहीं जो बेरोजगार युवा था उसका जो है हक, उसका आवाज किसने उठाया? जयराम ने उठाया। फिर बात करते हैं खान खनिज का जो है संरक्षण किसने किया? कोई भी पार्टी ने नहीं किया, इसका आवाज किसने उठाया? जयराम मातो ने उठाया। तो युवाओं का पसंद दूसरा पॉइंट बन गया। तीसरा जो है ये कृषि किसानों के हित में जो जितने सारे जो है पार्टी काम करती है उसका अधिकार, उसका जो है लड़ाई किसने लड़ा? तो वो लड़ा आपका जयराम मातो ने। इसीलिए जो है जयराम मातो जो है युवाओं में, आज के जनरेशन में, सोशल मीडिया में, ग्राउंड लेवल में, हर एक जगह जो है वो एक चर्चा का विषय बन गया है और लोगों का जो है एक अट्रैक्शन जो है वो बन चुका है। तो कहीं ना कहीं यही है। तो आप सभी जितने सारे झारखंड वासी हैं, जितने सारे युवा है, माँ है, बहनें हैं और जो है चाचा समान लोग हैं, मैं सबको जो है 20 तारीख के जो है वो चुनाव का जो दूसरा चरण है उससे वोट देने से पहले एक बार जो है इस सभी पहलुओं को जो है आप विचार करें, ताकि आपके जो है बेटा, आपके नाती का जो है वो भविष्य जो है किसमें सिक्योर है ना। दूसरा जो है आपका संपदा जो है कौन संरक्षण करेंगे, और तीसरा जो है आपका इस प्रकार से हम ये जो है जयराम मातो का पार्टी विशेष का जो पक्ष नहीं ले रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है जो भी पार्टी इस प्रकार के जो है हमारे झारखंड वासियों को संरक्षण देगी उन्हीं को जो है सहमत करेंगे, ताकि जात पात भेदभाव सब छोड़ के डेवलपमेंट पे जो है वो वोट जाना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय जोहार।